आज भी वैसे ही सूरज उगा जैसे हर रोज खिलता है। रोज की तरह आज भी कंधों पर मटमैला झोला लादे निकल गया छोटू दुकान की ओर। हाँ छोटू, यही तो पुकारते हैं सब उसे। अब तो उसका अपना नाम भी ठीक से याद नहीं। बर्तन मांजकर हर रोज उसको नया कर देता है छोटू। सूरज बाबा अभी हल्की हल्की आंच पर पक रहे थे और साथ में छोटू की पहली पहली चाय भी। हाँ, सुबह की पहली चाय का जायका क्या होता है, वो भी अजय होटल का, ये तो कोई बस उस गली से निकलने वाले किसी से पूछ ले। कोई अखबार लेके बैठता तो कोई सिगरेट, कोई काम से बैठता तो कोई बिना काम के। कभी राजनीति पे चर्चे गर्म होते तो कभी खिलाड़ियों की वाहवाही होती। पर हाँ, श्यामू की चाय हर किसी को भाती थी। श्यामू उस होटल के मैनेजर थे। मैं हूँ राहुल मिश्रा और आप सुन रहे हैं कहानी नियति खामोशियां पर। अजय अग्रवाल कम ही आते थे तो उनका पूरा काम श्याम चंद्र शुक्ल उर्फ श्यामू ही देखते थे। छोटू हमेशा से ही थोड़ा परेशान रहता था, शायद उसे यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। पर नियति के आगे एक अदने से छोटू की क्या औकात। उसके बातों से हमेशा एक नवाबी खानदान की बू आती थी, लेकिन लोग कौन सा उसकी उस बात पर ध्यान ही देते थे। एक तो छोटा समझकर और दूसरा छोटू समझकर। छोटू बड़ा ही होनहार था, काफी तेजी से सीखने वाला बच्चा, तुरंत बातों को याद रखने वाला 10 बरस का माधवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ छोटू बहुत महत्वाकांक्षी था। कभी पूरे होटल को खरीदने की बात करता तो कभी बड़ा आदमी बनकर देश में बदलाव लाने की। मैं हूँ राहुल मिश्रा और आप सुन रहे हैं कहानी नियति खामोशियां पर। दुकान काफी बड़ी तो नहीं थी, पर बगल सड़क गुजरने की वजह से धंधा अच्छा चल रहा था। लोग, राहगीर सभी अपना जायका ठीक करने उसकी दुकान पर चले आते थे। पर धंधा अच्छा चले या खराब, छोटू के हिस्से में तो वही 600 रुपए आते थे, जिसके बदले में उसके पूरे उजाले छीन लिए जाते थे और शायद कुछ अंधेरे भी। मैं अक्सर उधर से गुजरता था तो कुछ देर वहां जरूर रुकता था। लोगों को देखते रहना, फिर कलम डुलाना, कलम मुंह में दबाए फिर कुछ सोचना, काफी दिन तक ऐसे ही चलता रहा। थोड़ी बात ज्यादा करता था मैं। लोगों की उत्तेजना, उनकी भड़ास, उनके विचार, आखिर सब जो कलमबद्ध करने थे मुझे। श्यामू से रोज ही बात होती थी। श्यामू भी अपने काम में भिड़े हमें जवाब दिया करते थे। मैं हूँ राहुल मिश्रा और आप सुन रहे हैं कहानी नियति खामोशियां पर। एक बार छोटू मुझे देखकर मेरे पास आ गया और बड़ी ललक से पूछा, भैया ये क है ना और ये र है ना? मैं भी बोल पड़ा, हाँ बेटा, पर आप क्या पढ़ना जानते हो? उसने सर हिलाकर मना करते हुए बोला, जब मैं घर से यहाँ आता हूँ तो सुबह एक मास्टर जी को पढ़ाते हुए सुना है। मैं दंग रह गया सुन के। मैं चुप होकर बस एकटक उसे देखता रहा। अभी तक मैंने छोटू की करतूतें सुनी थी, पर आज मैं उसे महसूस कर रहा था। मुझे उस वक्त बस ऐसा लग रहा था कि क्या ऐसी चीज हो मेरे पास जो मैं इस छोटे से नवाब को दे पाता। पर शायद मेरे पास निराशा ही थी। मैं एक नया लेखक था और मेरे भरसक कुछ भी नहीं था। मैं हूँ राहुल मिश्रा और आप सुन रहे हैं कहानी नियति खामोशियां पर। सोच रहा हूँ इस छोटू के नाम पर तो रिसर्च करवा देना चाहिए। छोटू ये वही नाम है ना जिसको लोग कितनी आसानी से अपने आसपास खोज लेते हैं। किसी मिस्त्री मैकेनिक के यहाँ पर जहाँ अपनी तन्ने नन्हे हाथों से रिंच कसता छोटू, या फिर किसी गली मोहल्ले में कूड़े की बोरी सर पर लादे उल्टे फुल्टे रास्तों से प्लास्टिक की बोतल बीनता छोटू। सब एक ही जैसे तो होते हैं, आधे फटे कपड़े पहने, बाल उलझे हुए किस्मतों की तरह। तभी तो इनकी जाति छोटू होती। आखिर कहाँ चली जाती हैं सामेकित बाल संरक्षण योजना और शिक्षा का अधिकार जैसी पैसों से भरी भारी भरकम सरकारी योजनाएं? मैंने तो आज तक इससे किसी छोटू की जिंदगी संवरते नहीं देखा। हाँ, अमीरजादों के बटुए इन पैसों से गर्म करते जरूर देखा है। खैर, कुछ रोज मैंने वहां जाना बंद कर दिया। मुझसे उसका दर्द देखा नहीं जाता था। अचानक एक दिन घंटी बजी, दरवाजा खोला तो पता चला श्यामू मेरे कमरे पर आए हैं। हाँ मैनेजर साहब, आप मेरे यहाँ? छोटू तू कैसे आना हुआ, बोलिए, मैंने कहा। श्यामू की आंखें सब हाल बयान कर रही थी, पर फिर भी मैंने अपने सवाल को इस बार थोड़ा और जोर देकर पूछने का प्रयास किया। अब की बार तो श्यामू मुझसे लिपटकर फफक ही पड़े। वे बोल कम रहे थे, रो ज्यादा रहे थे। मैंने उन्हें ढाढ़स बधाया, पर बात जो मेरी थोड़ी बहुत समझ में आ रही थी वह यह थी कि शायद उनका दुकान सरकार गिरा रही है, क्योंकि उस ओर से अब 4 लेन की सड़क जो बनेगी, अब तो चुनाव भी है और सरकार ये मौका भुनाए बिना जाने नहीं देगी। श्यामू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रोते रोते वो सो गए। मैंने उन्हें अपने पलंग पर लिटा दिया, पर सबसे ज्यादा आश्चर्य मुझे उस नन्हे से छोटू पर आ रहा था। उसके चेहरे पर दर्द की जरा सी सिकन नहीं थी। मुझे लगा बच्चा है, अभी ये सब समझ नहीं रहा होगा, लेकिन मेरे ये सब सोचने से पहले ही वो बोल पड़ा।
भैया श्यामू काका झूठ ही डर रहे हैं। कल मंत्री जी आ जाएंगे, उनके ही पांव पकड़ लेंगे। हम कुछ गुहार करेंगे, मंत्री जी दयावान हैं, जरूर मदद करेंगे। मुझे उस अदना से छोटू पर एक साथ ना जाने कितने भाव आ रहे थे। खुशी, दुख, गर्व, दर्द, सब के सब एक साथ आकर मेरे दिमाग का दरवाजा खटखटा रहे थे। मैंने पलट के जवाब में हाँ बोलकर सर हिला दिया। आज मुझे उसे जाने देने का मन नहीं कर रहा था। श्यामू ठीक हालत में नहीं थे और छोटू की बातें मुझे अंदर से हिला दे रही थी। मैं हूँ राहुल मिश्रा और आप सुन रहे हैं कहानी नियति खामोशियां पर। रात बीती सुबह बड़ी तेज आवाज ने सबके नींद खोल दी है। दौड़ के देखा तो होटल टूट रहा था। वो होटल जिसमें छोटू श्यामू की जीवन का बहुमूल्य समय लगा था, वो टूट कर मलबे में बिखर रहा था। एक एक ईंट हिलता तो एक एक आंसू गिरता। बाकी तो नज़ारे देखने वाले की भीड़ थी। अपने सामने अपने सपनों की इमारत को टूटता देख नहीं पाए श्यामू। होटल टूटते ही वो भी काफी ज्यादा टूट गया, पर ना नेताजी आए ना किसी से गुहार हुई। काफी दिन बीत गए, मुझे अचानक शहर से बाहर जाना पड़ गया। लौट के आया तो प्रचार बड़ी जोरों शोरों पर था। हर तरफ बीजेपी से विधायक पद के दावेदार सुधाकर ओझा की नाम की गूंज चारों तरफ थी। ढोल नगाड़े, रोड शो, काफी कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेला लगा हो। बड़ी जानकारी की तो पता चला कि आज आगाज शंखनाद रैली है और सुधाकर जी के साथ बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्याम बिहारी वाजपेयी आज गरजेंगे। बड़े बड़े पोस्टरों पर छपा था, आज गरजेंगे श्याम बिहारी। बड़ी दूर मुझे छोटू दिखाई तो पड़ा, पर शोर इतनी थी कि मैं उसे बुला न सका। पर उसके चेहरे पर आज भी वही धमक थी। जो वो काम करता था वो इतने लगन से करता था कि कोई मलाल नहीं रहता था। उसके कपड़ों से मैंने अंदाजा लगाया कि शायद वह रैली में कार्य करता था। मैं शाम का इंतजार नहीं कर सकता था और तुरंत होटल की जगह पर गया। वहां पर ठहरी सुनसान हवाएं ये बता रही थीं कि स्थिति अभी जस की तस है। आगे बढ़ा तो देखा कि अभी भी वह मलबा वहीं पड़ा है, शायद किसी ने छुआ तक भी नहीं। काफी खोजबीन की तो कुछ देर में मुझे छोटू दिख ही गया। मुझे देखकर वो तेजी से मेरे पास आने लगा। बाबूजी, श्यामू काका कोमा में है, इतना कहकर वो रोने लगा। आखिर उसका जो भी था वो श्यामू ही तो था, माई बाप भाई सब कुछ। आज मुझे उस छोटे से बच्चे पर इतना तरस आ रहा था, मैं भगवान को कोसे बिना न रह पाया। क्या भगवान, तुझे सारे जुल्म इसी नन्हे कंधों पर ही डालना था? और कोई नहीं दिखता तुझे? यही सब अनाप शनाप मैं मन में बोले जा रहा था। भैया काका को देखने मंत्री जी आए थे, कह रहे थे दुकान वापस नहीं दे सकते हैं, पर हाँ मुआवजा तो दिया है भरपूर। भैया सारा माल अजय अग्रवाल गटक लिए हैं। हमारी मेहनत पर हमेशा से ही इन बड़े हाथों की कुल्हाड़ी क्यों चल जाती है? और अजय अग्रवाल अभी तक काका को देखने भी नहीं आए हैं। उन्हें लगता है कि उनका सारा पैसा खर्चा हो जाएगा, पर क्या वो इंसानियत के लिए इतना भी नहीं कर सकते? काका ने तो पूरा जीवन उनके लिए खर्चा है, क्या वे चंद पैसे तक नहीं दे सकते? काफी देर तक सांस लेकर एक आत्मविश्वास भरी आवाज में छोटू बोला, खैर मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि तुम मेरी रैली में कार्यकर्ता बन जाओ और चुनाव के बाद हम कोई और काम दे देंगे। पर उसकी आंखों में आस था और आंसू भी। मैं उस नन्हे से फूल की हर बात सुनता जा रहा था। आखिर नियति ने एक 10 बरस के छोटू को कितना कुटिल, जटिल और भारी बना दिया है। मुझे नहीं पता कि उस जगह से बीजेपी जीती या कांग्रेस। मुझे नहीं पता कि वहां से सुधाकर ओझा जीते या कोई और महानुभाव, पर जो कोई भी जीता होगा वो किसी छोटू की खातिर कुछ भी नहीं किया होगा, मुझे इतना पता है। उसके चाचा कुआं में ही पड़े पैसे के अभाव में दम तोड़ दिए होंगे, इतना पता है। अजय अग्रवाल उन पैसों से अपना कोई और कारोबार कर लिए होंगे, इतना पता है। मैं तो बस उस छोटे से बच्चे के सर पर हाथ फेरता रहा, ईश्वर से अपने सारे पुण्य को समेटकर उसकी कुंडली की कढ़ाई में जलेबी की तरह छानने की गुहार करता रहा। आंखें बरसती रहीं और नीचे तेल में पड़े लोगों की आवाजें तड़तड़ाती रहीं। फिर कहीं गुम हो गया छोटू उसी भीड़ में, मुझसे बहुत दूर, बहुत दूर। ये जो कहानी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की है, इसे मैंने लगभग 6 वर्ष पहले लिखी थी। आपको अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी करें। रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए आरसी प्रोडक्शन गोरखपुर का विशेष धन्यवाद।